हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, जेपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक आपके जेपीएससी मेंस के डिफरेंट पेपर के प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। अर्थात आप अगर देखेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के क्या होते हैं, मूल रूप से दो भाग होते हैं। कुछ कुछ प्रश्नों के तो 3 या 4 भाग भी होते हैं, लेकिन एक सिंपल प्रश्न की अगर हम बात करें जो कि जेपीएससी मेंस में आपको दिया रहता है, उसके 2 भाग रहते हैं। इन भाग में पहला भाग तो होता है मूल खंड, जहां प्रश्नों का जो है प्रश्नों को दिया जाता है जो किसी विषय या किसी टॉपिक या किसी घटना आधारित होता है, और उसके अंत में एक शब्द रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना, डायरेक्टिव वर्ड्स कहा जाता है, या इसे हम लोग कैलेंडर वर्ड्स भी कहते हैं। इसे हिंदी में पुछल्ले शब्द भी कहा जाता है। तो ऐसे पुछल्ले शब्दों का क्या महत्व है, और इस पुछल्ले शब्द के द्वारा जो है उस पूरे प्रश्न की प्रकृति जो है वर्णित होती है, या पूरे प्रश्न को जो है किस दिशा की ओर आगे बढ़ाना है, ये तय करता है ये पुछल्ले शब्द। इसकी सीमाओं को भी तय करता है जो है ये पुछल्ले शब्द। तो आज का जो विषय है साथियों, कि जेपीएससी मेंस के प्रिपरेशन में जो प्रश्नों में जो पुछल्ले शब्द होते हैं, जो कैलेंडर वर्ड्स होते हैं, जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, या जो निर्देशात्मक वर्ड्स होते हैं, उनकी क्या भूमिका है, और इसके बिना किस प्रकार आपका जो उत्तर लेखन है वो अधूरा होता है। याद रखिएगा, इसको लेकर के क्या करेंगे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए जो मैंने प्रश्न पत्र लिया है वो 6 से लेकर के 13 जेपीएससी, और जो जेपीएससी बैकलॉग का प्रश्न है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का प्रश्न लिया है। तो कई कुल मिलाकर के आप समझे कि आज आपके सामने जो है लगभग जो है 30 सवाल लिए गए हैं, और इन 30 सवाल में जो डायरेक्टिव वर्ड्स है, जो कैलेंडर वर्ड्स है, उनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये आपके उत्तर को क्या करता है, एक दिशा प्रदान करता है और आपको एक निर्देश देता है कि आपको इसी डायरेक्शन में काम करना है। तो चलिए साथियों प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले साथियों, आप जो है एक एग्जाम्पल देकर के इस कैलेंडर वर्ड्स और डायरेक्टिव वर्ड्स को समझने का प्रयास करें। सपोज कीजिए कि आप जो है लालपुर चौक के सामने खड़े हैं, ठीक है, और लालपुर चौक से आपको जो है किस ओर जाना है, ये आपको जो है मान लीजिए कि आपको फिराइलाल चौक जाना है। तो आप क्या करेंगे, लालपुर चौक के सामने जैसे आएंगे तो 4 रास्ते आपको दिखने लगेंगे। एक तरफ आपको दिखेगा कि चूटिया का रास्ता है, एक तरफ आपको दिखेगा कि फिराइलाल का रास्ता है, एक तरफ आपको दिखेगा कि ईस्ट जेल रोड का रास्ता है, एक तरफ आप देखेंगे कि हरिओम टावर की तरफ या न्यूक्लियस मॉल का रास्ता है। तो ये जो चौक के पास जब आप खड़े हो जाते हैं और ऊपर में आपको दिखेगा कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा बनाया हुआ रहता है, एक डायरेक्शन दिया हुआ रहता है कि इस तरफ जाएंगे तो फिराइलाल पहुंच जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियस मॉल पहुंच जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो ईस्ट जेल चर्च के रोड तरफ पहुंच जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो चूटिया पहुंच जाएंगे या रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये जो आप लालपुर चौक के सामने खड़े होकर के अपने दिशा को जो है निर्देशित करते हैं, वो कैसे निर्देशित करते हैं, तो ऊपर में जो बोर्ड दिया हुआ रहता है एनएचएआई का, उस बोर्ड के माध्यम से आप इस दिशा को निर्देशित करते हैं, या झारखंड सरकार के द्वारा जो बोर्ड दिया जाता है उस आधार पर अपनी यात्रा को तय करते हैं, और फिर वहां से जो है आप या तो फिर टेम्पो लेते हैं या तो फिर अपने पैदल जाकर के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक उसी प्रकार साथियों याद रखिएगा, जो ये जो डायरेक्टिव वर्ड्स है और ये जो कैलेंडर वर्ड्स है, या जो ये जो पुछल्ले शब्द है, ये आपके दिशा को तय करता है कि आपको किस दिशा में जाना है, ताकि आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। अर्थ ये इसका हुआ कि अगर आपको जो है आप लालपुर चौक में खड़े हैं, रांची के लालपुर चौक में खड़े हैं, और आपको फिराइलाल जाना है, लेकिन अगर आप जो है ईस्ट जेल वाले ऑटो को पकड़ेंगे तो फिराइलाल जो है नहीं पहुंचेंगे आपको फिर से ईस्ट जेल में से क्या करना होगा, टेम्पो चेंज करते हुए पुनः जो है रास्ते पे आना पड़ेगा। तो ये जो आपको ज्यादा मेहनत हो रहा है, या आप जो गलत डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन को रोकता है कौन ना, ये जो कैलेंडर वर्ड है, जो जेपीएससी मेंस के डिफरेंट प्रश्नों में दिया हुआ रहता है, जिसे हम लोग पुछल्ले शब्द कहते हैं। ये आपके भटके हुए लेखन को जो है क्या करता है,
सीमाओं के अंदर में बांधता है, एक दिशा निर्देशित करता है और आपको सूचित करता है कि आपको इसी दिशा में प्रश्न लिखना है और इस दिशा में उत्तर लिखना है, ताकि आप जो है एक सीमाओं के अंदर में बंधे रहें। तो साथियों, ये था टॉपिक। और अब जो है हम लोग कुछ टैलेंडर वर्ड्स के लेकर के क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब टैलेंडर वर्ड्स में क्या कुछ हो सकता है, तो याद रखिएगा बहुत सारे टैलेंडर वर्ड्स होते हैं। जैसे डिस्कस जो है एक टैलेंडर वर्ड्स हो गया, ठीक है। एग्जामिन जो है एक टैलेंडर वर्ड्स हो गया। एक्सप्लेन भी एक टैलेंडर वर्ड्स है। एनालाइज भी एक टैलेंडर वर्ड्स है। इसके साथ साथ इल्यूसिडेट भी एक टैलेंडर वर्ड्स है। एवैल्यूएट भी एक टैलेंडर वर्ड्स है। जस्टिफाई भी एक टैलेंडर वर्ड्स है। ट्रेस भी जो है एक टैलेंडर वर्ड्स है। एसेस भी जो है एक टैलेंडर वर्ड्स है। इसके साथ साथ आपने कई प्रश्नों में ऐसा भी देखा होगा कि आप उसके साथ क्रिटिकली लिखा रहता है, अर्थात क्रिटिकली डिस्कस लिखा हुआ है, या तो क्रिटिकली एनालाइज लिखा हुआ है, या तो लिखा हुआ है क्रिटिकली जो है इल्यूसिडेट करे, या तो लिखा हुआ है क्रिटिकली जो है क्या करे ना एक्सप्लेन करे, या क्रिटिकली एग्जामिन करे। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज, अर्थात क्रिटिकली शब्द भी आपको मिलेगा, जिसका हिंदी अर्थ होता है समालोचनात्मक या आलोचनात्मक जो है विषय पर परीक्षण करना या एनालाइज करना या डिस्कशन करना है। तो आज इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के क्या करेंगे, कुछ ही टॉपिक्स को लेकर के डिस्कशन करेंगे। शेष टॉपिक को लेकर के जो है आप लोग क्या कर लीजिएगा, इस आधार पर जो है अपने अपने जो है प्रिपरेशन कर लीजिएगा प्रश्नों को देखते हुए। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं जो है पहले एक प्रश्न देख लेते हैं और उस प्रश्न को देखते हुए हम ये देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। देखिए यहाँ पे जैसे कहा गया है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला रूलर। चोला शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये जो वर्णन लिखा हुआ है, ये जो डिस्क्राइब लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपका टैलेंडर वर्ड्स है। ये आपको बता रहा है कि क्या करना है, अर्थात चोला शासन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को, मल्टी डायमेंशनल पहलू जो बचे हुए हैं चोला शासन प्रणाली के, ग्रामीण जो सभाएं हैं, उस सभा की विभिन्न विशेषताओं को या जो जितने सारे पहलू हैं उन सबको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो ये जो डिस्क्राइब है ये क्या है साथियों ना, ये टैलेंडर वर्ड्स है। चलिए एक और टैलेंडर वर्ड्स को लेकर के पहले देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए क्रिटिकली एग्जामिन, जैसा कि मैंने आपको कहा, तो यहाँ पर जो है क्रिटिकली एग्जामिन क्या है ना, टैलेंडर वर्ड्स है या क्या है, टैलेंडर वर्ड्स है या क्या है ना, कहेंगे इसको हम लोग पूछल्ले शब्द कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज ऐसे ही कई पुछल्ले शब्दों को लेकर के क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो सबसे ज्यादा जो टैलेंडर वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, वो टैलेंडर वर्ड्स क्या मिलेगा ना, डिस्कस मिलेगा। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है आपको पहले जो है डिस्कस मिलेगा, और एक और जो टैलेंडर वर्ड्स मिलता है वो होता है एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन। ये टैलेंडर वर्ड्स काफी जो है आपको हर प्रश्न में, लगभग हर प्रकार के प्रश्नों में देखने को मिलेगा। तो डिस्कस क्या होता है उसको लेकर के हम लोग पहले क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चलिए इन शॉर्ट में लिखने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे। डिस्कस का मतलब होता है कि आपको दो या दो से अधिक उस प्रश्न में जितने भी पहलू हैं उन पहलुओं को लेकर के डिस्कशन करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा गया है कि बिरसा आंदोलन जो है किस हद तक सरदारी आंदोलन से प्रभावित था। तो किसी एक पॉइंट को लेकर के आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं कि केवल जो है भूमि संबंधी आंदोलन ही जो है जिसे सरदारी आंदोलन कहा जाता है और इसका ही प्रभाव जो है बिरसा आंदोलन पड़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सभी का प्रभाव जो है बिरसा आंदोलन पर पड़ा था, उसको लेकर के क्या करना होगा, डिस्कशन करना होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि बिरसा आंदोलन किस हद तक जो है, कहां तक सरदारी आंदोलन से प्रभावित था। तो किस हद तक सरदारी आंदोलन से प्रभावित था, इसका अर्थ है कि कितने दूरों तक सरदारी आंदोलन का प्रभाव जो है बिरसा आंदोलन तक देखने को मिला था। उन सभी सरदारी आंदोलनों के जो प्रभाव है, सारे प्रभावों का जो है बिरसा आंदोलन, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक प्रभाव हो, इन सभी प्रभावों को जो है आपको क्या करना होगा, डिस्कशन करना होगा। या मल्टी, हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल
जो एस्पेक्ट है उन सबको जो है डिस्कस के तहत क्या किया जाता है, रखा जाता है। और अंत में आप जो है हो सकता है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव जो है व्यू रखते हुए आप अपना संतुलित क्या कर सकते हैं, एक समरी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था साथियों डिस्कस का क्या है ना अर्थ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं विवेचना करना कहते हैं। वहीं याद रखिएगा साथियों, हर प्रश्न के साथ या हर कैलेंडर वर्ड्स में अगर क्रिटिकली शब्द जुड़ जाए, है ना, तो क्या करना चाहिए। क्रिटिकली का क्या मतलब होता है, तो ये जो क्रिटिकली है जिसका अर्थ होता है आलोचनात्मक, समालोचनात्मक जो है। अब आगे मान लीजिए एग्जाम में रखा हुआ है तो समालोचनात्मक परीक्षण करना, अगर क्रिटिकली डिस्कस लिखा हुआ है तो समालोचनात्मक विवेचना करना। तो क्रिटिकली जैसे ही लिखा रहेगा, तो जैसे मान लीजिए कि आपने सरदारी आंदोलन के विभिन्न प्रभाव, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव जो कि बिरसा आंदोलन पड़ा, इन सबको लिखा, आपने 3 प्रभावों को लेकर के डिस्कशन किया। और जैसे इसमें कहा गया है कि क्रिटिकली क्या करना है, डिस्कशन करना है, तो इन प्रभावों के प्रोज एंड कॉइन्स, प्रोज एंड कॉइन्स का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या सकारात्मक और नकारात्मक गुण, या गुण और दोष, या कह सकते हैं कि आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन चीजों को भी लिखना होगा, प्रत्येक पहलुओं के ऊपर लिखना होगा, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकली क्या है ना, डिस्कशन कहते हैं। क्रिटिकली जो शब्द है इसका यही महत्व है, याद रखिएगा। क्रिटिकली शब्द सिर्फ डिस्कस के साथ नहीं आएगा, आगे आप देखेंगे कि कई अन्य शब्दों के साथ जो है क्रिटिकली लिखा रहता है। और आजकल चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, या अन्य सिविल सर्विसेज हो, जहां भी मेंस का प्रश्न रहता है वहां ये क्रिटिकली वर्ड एक कॉमन वर्ड हो गया है। और क्रिटिकली का जो मतलब होता है, अगर क्रिटिकली का अगर हिंदी मतलब देखेंगे तो इसका अर्थ होता है आलोचनात्मक। तो जो लोग सामान्य तौर पर एकेडमिक सेशन के होते हैं, उनको ये लगता है कि आलोचनात्मक अर्थ है नेगेटिव तथ्यों को लिख रहा है। चूंकि किसी की अगर आलोचना कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि इसके नेगेटिव तथ्यों को रखा जा रहा है, लेकिन आलोचना का जो है याद रखिएगा, क्रिटिकली जो शब्द है इसका बिल्कुल अर्थ ये नहीं है कि आपको सिर्फ नेगेटिव तथ्यों को रखना है। इसका ये भी अर्थ है कि आपको पॉजिटिव के साथ साथ जो है नेगेटिव दोनों तथ्यों को रखना है। और अंत में आपको एक अपना जजमेंट भी देना पड़ेगा, है ना, एक बैलेंस जजमेंट भी देना पड़ेगा, अपनी राय भी प्रस्तुत करनी पड़ेगी, और फिर क्या करना पड़ेगा ना, एक आपको उत्तर भी देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि अंत में जो है आपको अपना जजमेंट भी देना है और उत्तर भी देना है। तो ये है साथियों, ठीक उसी प्रकार जो है क्रिटिकली का मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए कि डिस्कशन है जिसमें डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स होता है, मल्टी डायमेंशनल पहलुओं पर डिस्कशन किया जाता है, जो है लिखा जाता है, और अगर इस पर क्रिटिकली डिस्कशन लिखा हुआ है तो ओबियसली इसके प्रोज एंड कॉइन्स पर भी आपको जो है ना डिस्कशन करना पड़ेगा। जितने पहलू लिखे उन सभी के जो है गुण और दोष के बारे में भी जो है क्या करना होगा, आपको बताना होगा, और अंत में जो एक सही राय आपको जजमेंट देना होगा, और फिर आगे की राह आपको बताना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि क्रिटिकली डिस्कस और क्रिटिकली डिस्कशन जो है क्या होता है। चलिए, अब कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा साथियों, एक्सप्लेन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा ना, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, ये सब का जो है ना सेम मीनिंग्स होता है। ठीक है, और इसका अर्थ बिल्कुल क्या होता है, इसका बिल्कुल अर्थ होता है कि आपको किसी विषय पर या किसी टॉपिक पर जो है क्या लिखना है ना, विस्तार पूर्वक लिखना है उस विषय के बारे में। अर्थात प्रश्न आपसे ये मांग कर रहा है कि इस चीज से जितने भी कनेक्टेड चीजें हैं उन सबको जो है आप उसके सामने विस्तार पूर्वक क्या कीजिए, रखिए। ठीक है, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपको उसको क्या करना होगा, जो है रखना होगा। तो जैसे यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, ध्यान दीजिए, भूकंप विज्ञान जो है किस प्रकार प्रकाश डालता है, व्याख्या कीजिए, है ना। डिस्कस करने के लिए कह रहा है, डिस्कस हाउ, या डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है, तो आपको व्याख्या करना है, तो ऑल एक्सपेक्ट को लिखना है। ठीक है, सेम एक्सप्लेन भी क्या होता है, उसी तरह का है, आपको सारे पहलुओं को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो किसी समस्या से जुड़ा हुआ सभी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, लिखना है। तो ये सिंपल है, याद रखिएगा, जो है एक्सप्लेन का अर्थ हो गया। चलिए,
नेक्स्ट साथियों हम लोग देखेंगे कि कहीं पर अगर मान लीजिए लिखा हुआ है डिफाइन, और ये डिफाइन शब्द कहाँ रहता है, ज्यादातर जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाले जो पेपर होते हैं वहां पे आपको मिलेगा, या पब्लिक वाले पेपर में मिलेगा। डिफाइन करते क्या होता है ना, परिभाषित करना। और परिभाषित करना का अर्थ है कि जो जो शब्द दिया गया, जो वर्ड्स आपके सामने रखा गया है, मान लीजिए आपको कहा गया कि जो है आपसे 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 कह रहा है कि जो आपका क्या है ना, मूल जो अधिकार है उसको आप डिफाइन करें। खास करके कौन से मूल अधिकार को ना, समानता के अधिकार को लेकर के डिफाइन करना है। तो आपको उससे जुड़े हुए सब क्या करना है, उसके डेप्थ में जाकर के लिखना है, डिफाइन करना है या परिभाषित करना है। उस शब्द से जुड़े हुए उसके विभिन्न विषयों को क्या करना है, विभिन्न पहलुओं को लिखना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नहीं इसे हम लोग कहते हैं डिफाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा से भिन्न अर्थ है। इसमें जिस विषय याद रखिएगा, जिस शब्द को लेकर के कहा जाता है उसी शब्द के बारे में कहा जाता है। जबकि डिस्कशन में क्या होता है ना, उस समस्या से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट को क्या किया जाता है, चर्चा किया जाता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, और अंत में एक संतुलित उत्तर भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो साथियों ये था। नेक्स्ट आपको याद रखिएगा, आपको और भी कई चीज देखने को मिलेगा। उनमें से आपको आगे जाकर के देखने को मिलेगा कि कहीं पर आपको मिलेगा कि कमेंट लिखा हुआ है। तो कमेंट का क्या अर्थ होता है, कमेंट का अर्थ होता है टिप्पणी करना, है ना। टिप्पणी करना जो है कमेंट है। तो इसका अर्थ क्या होता है ना, टिप्पणी करने का अर्थ ये होता है कि आपको अपना जो है व्यू पॉइंट रखना है, अर्थात आपको अपनी राय प्रस्तुत करनी है। और इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा ना, आपको साक्ष्य देना होगा, और उस साक्ष्य के साथ आपको अपनी राय प्रस्तुत करना है। किसी भी मैटर पर आपको कमेंट करना है। आप देखे होंगे कहा जाता है कि सिंपली इस पर कमेंट करना। तो कमेंट करने का अर्थ है कि साक्ष्यों के साथ अपने जो है आपको क्या करना होगा, आपको अपना राय रखना है। इसे हम लोग क्या कहते हैं ना, कमेंट करना कहते हैं, या जस्टिफाई भी करना कह सकते हैं, या सिद्ध करना है। तर्कों के साथ अपने बात को सिद्ध करना है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं ना, कमेंट करना कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार का अगर इसमें क्रिटिकली कमेंट लिखा हुआ है तो उसके प्रोस एंड कॉन्स को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, जितने भी जिस विषय पर भी आपने कमेंट किया है। ठीक है, चलिए, तो ये था साथियों कमेंट का अर्थ जो है। इसके साथ साथ अब हम लोग देखेंगे कि जो एग्जामिन होता है, एग्जामिन का अर्थ क्या होता है। एग्जामिन का अर्थ होता है परीक्षण करना होता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि डीप, है ना, गो इनटू द डीप, गो इनटू द डीप अबाउट द टॉपिक। किसी भी टॉपिक के जो है गहराई तक जा करके जो है उसके गुण दोषों की जांच करना को क्या कहते हैं, एग्जामिन करना कहा जाता है, परीक्षण करना। आप जो है किसी विषय पर क्या कर रहे, एग्जामिन कर रहे, परीक्षण कर रहे, तो आप उसके ऊपरी स्तर को नहीं देखेंगे, आप उसके उन सभी स्तरों को देखेंगे, गहराई में जाएंगे और जांचेंगे कि इस स्तर पर जाकर के क्या कुछ है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं एग्जामिन करना कहते हैं। ठीक इसी प्रकार का अगर मान लीजिए कि क्रिटिकली एग्जामिन लिखा हुआ है, तो जो गुण दोष के, जिस विषय को लेकर के आप गुण दोष जांच रहे थे, उसके प्रोज और कॉन, उसके लाभ और हानि, या उसके गुण दोषों को जांच करना, साथ में याद रखिएगा उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को जो है लिखना, और फिर एक जो है एक संतुलित उत्तर, आपको अपना जजमेंट देना और एक संतुलित उत्तर देना। ये क्रिटिकली एग्जामिन का अर्थ है। मतलब हुआ कि आप जो है आलोचनात्मक रूप से उस विषय को परीक्षण कर रहे हैं। एक तो आप डेप्थ में जा ही रहे हैं, किसी टॉपिक को, दो टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करिए, या 3 लेयर्स पर गए आप, और उन तीनों लेयर्स के अब आप गुण दोषों की जांच कर रहे हैं, उसके प्रोज और कॉइन्स को जांच कर रहे हैं, उसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को जांच कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष को जांच कर रहे हैं। तो इस हिसाब से वो हो गया क्रिटिकली एग्जामिन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्रिटिकली एग्जामिन का अर्थ है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जहां भी किसी भी कैलेंडर वर्ड्स में अगर क्रिटिकली शब्द लग जाता है तो उसका सीधा अर्थ है, दो पहलू है, एक पॉजिटिव और एक नकारात्मक। इन दोनों पहलू को लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। आप किसी एक पक्ष पर जो है हावी नहीं हो सकते हैं या उसका उत्तर नहीं दे सकते, और आपको अपनी जजमेंट भी रखनी है। चाहे आप किसी भी पक्ष में एक बैलेंस जजमेंट देते हुए आपको अपना उत्तर भी समाप्त करना है। ठीक है, चलिए,
तो ये था एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन। चलिए अब आपको बताएंगे साथियों कि एवैल्यूएट का मतलब क्या होता है। एवैल्यूएट का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा कि कॉपी एवैल्यूएट हो रहा है। तो कॉपी एवैल्यूएट का मतलब क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। तो आपका मूल्य आंका जा रहा है कि आपने जो है आपने जो लिखा है, आपने जो किसी वस्तु पर जो है लिखा है या सकारात्मक पक्ष को लिखा है तो वो, या कमियों को भी लिखा है, उसका मूल्य आंका जा रहा है कि कितना तक लिखा है आपने, है ना। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, एवैल्यूएट। एवैल्यूएट में सकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं, कमियां भी हो सकते हैं। तो किसी का जो मूल्य आंकना जो है इसमें बताया जाता है, एवैल्यूएट करना होता है। ये जो है एग्जामिन की तरह, एग्जामिन में जैसे जो है डीप गो इनटू की ओर जा रहे हैं, इसमें किसी टॉपिक पर अगर कहा गया है कि एवैल्यूएट करना है तो उस टॉपिक का क्या है ना, मूल्यांकन कर रहे हैं आप कि ये किस हद तक जो है सही है या किस हद तक ये नकारात्मक है। इसे मूल्यांकन कहा जाता है। जैसे कॉपी का मूल्यांकन कहा जाता है, आपके आंसर राइटिंग का मूल्यांकन करना है। इसका अर्थ क्या होता है, आप जब किसी टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर हमारा जो कॉपी है उसका आप मूल्यांकन कर दीजिए, इसका अर्थ यह है कि आपने जो आंसर राइटिंग किया है जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक पर आपने किस हद तक आप गए हैं, है ना। किस हद तक आपने काम किया है, आपने सकारात्मक पक्ष तक किस हद तक गए और आपके नकारात्मक पक्ष तक किस हद तक गए हैं, इसको लेकर के क्या कहा जाता है, एवैल्यूएट कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो है क्रिटिकली एवैल्यूएट होता है, जिसमें सेम तरीके से जो है प्रोज एंड कॉइन्स, जैसा मैंने आपको कहा, नेगेटिव एंड पॉजिटिवनेस, दोनों पहलुओं को देखते हुए दोनों की तुलना करना पड़ता है और कथन के महत्व को लिखना पड़ता है। तो जो एवैल्यूएट का अर्थ था मूल्यांकन करना, महत्व को आंकना, मूल्य को आंकना, ये था साथियों। और क्रिटिकली एवैल्यूएट का मतलब है कि गुण दोषों को विचार करना और साथ में तुलना करते हुए कथन के महत्व को क्या करना, बताना, और एक जो है आपको अपना राय और जजमेंट भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा ना, संतुलित प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये था एवैल्यूएट और क्रिटिकली एवैल्यूएट हम जिसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार का एवैल्यूएट के ही एक हिस्से के तौर पर देखा जाता है व्हाट एक्सटेंड टू, किस हद तक जो है आपने लिखा है, किस हद तक जो है किस हद तक जो है अशोक के धम्म नीति जो है बौद्ध धर्म के विकास में सहायक भूमिका निभाए। तो किस हद तक, व्हाट अकाउंट तक, सॉरी व्हाट एक्सटेंट अप टू, किस एक्सटेंट तक ये सही है, किस एक्सटेंट तक ये गलत है। तो आपको उस हद तक विचार करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा कि किस हद तक जो है बौद्ध धर्म के विकास में जो है जो अशोक की धम्म नीति है वो क्या रहा ना, लाभप्रद हुआ। और अगर कहेगा कि प्रश्न अगर कहता है कि नहीं नकारात्मक उत्तर देना, तो आपको नकारात्मक उत्तर देना है। तो एक था व्हाट एक्सटेंड टू। ठीक है, चलिए एक अन्य जो है, अन्य एक और हम लोग जो है किसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज। एनालाइज का बहुत जो है गहरा अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है विश्लेषण करना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, विश्लेषण करना अर्थ होता है, अर्थात इसका अर्थ ये है कि अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि आप सूक्ष्मता से क्या कर रहे हैं ना, विभिन्न पक्षों या विपक्ष को, और इसको क्या कर रहे हैं ना, ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं। इसके डिफरेंट जो पक्ष है उसको आप तोड़ रहे हैं और तोड़ करके उन सब के बारे में क्या कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि इसके बहुआमी विभिन्न एस्पेक्ट जो है उसको आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसके कारण के बारे में लिख रहे हैं, इसके परिणाम के बारे में लिख रहे हैं, मतलब ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं, उस टॉपिक से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण चीजों को क्या करें ना, आप उसको तोड़ रहे हैं, प्रश्न को अलग अलग खंडों में तोड़कर उस गहराई से आप क्या करें, उत्तर दे रहे हैं। इसको कहा जाता है एनालाइज करना। और अगर इसके साथ क्रिटिकली एनालाइज लग गया तो सिर्फ वही बात हो गया। क्रिटिकली एनालाइज का अर्थ यह है कि आपने जितने टॉपिक्स में तोड़ा है, आपने राजनीतिक इफेक्ट बताया, आपने सामाजिक इफेक्ट बताया, आपने आर्थिक इफेक्ट बताया, तो अब इसके प्रोज एंड कॉइन्स को लेकर के डिस्कशन किया, इसके भी डिस्कशन किया, इसका भी डिस्कशन किया। ठीक है, तो तीनों का आपने किया ना, प्रोज एंड कॉइन्स किया, और इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकली एनालाइज कहा जाता है। विभिन्न पक्षों को लेकर के विभिन्न पक्षों का एनालाइज किया, और आप विभिन्न पक्षों के एनालाइज का भी आपने प्रोज एंड कॉन्स किया और फिर अपना जजमेंट रखा, तो इसे क्या कहा जाएगा, क्रिटिकली एनालाइज कहा जाएगा। तो साथियों ये था क्रिटिकली एनालाइज।
इसके अलावा और कौन सी चीज़ छूट रही है? एग्ज़ामिन, क्रिटिकली एग्ज़ामिन के बारे में भी मैंने आपको बताया। एग्ज़ामिन का अर्थ होता है कि डीप में जा कर के डिटेल से जो है कारणों को ऊपर जो है क्या करना, महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो है गहराई पर प्रकाश डालना। वहीं क्रिटिकली एग्ज़ामिन का भी वही सेम अर्थ है कि आपको जो है, जो गहराई पर आप गए, जिन तथ्यों को लेकर के डिस्कशन किया, उन तथ्यों के भी कमियाँ जो है दोषों, गुण दोषों को लेकर के क्या करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा। और अंत में एक ओब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, एक संतुलित जो है पक्ष रखते हुए निष्पक्ष निर्णय करना हो जो है आपको देना पड़ेगा। तो साथियों, ये कुछ वर्ड्स है जिनको लेकर के मैंने डिस्कशन किया। और अगर आप जाएंगे झारखंड में ग्रामीण अधिवास प्रकारों की व्याख्या कीजिए, ये एक्सप्लेन, देखिए ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो ग्रामीण अधिवास के जितने भी प्रकार है उन सबको लेकर के आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको और भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ। 2023-21 का सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभावशाली विशेषताओं की देखिए चर्चा करें, डिस्कशन करने के लिए कहा गया है। और प्रभावशाली विशेषताएं, तो प्रभावशाली विशेषताएं कभी भी एक तो नहीं होता है, ये क्या होता है ना, ये बहुत सारे पहलुओं से बना होता है, तभी किसी की प्रभावशाली विशेषताओं को बता सकते हैं। तो उन सभी विषयों को लेकर के आपको क्या करना है, चर्चा करना है और अपना एक संतुलित उत्तर भी देना है इसके बारे में। तो इसी को कहा जाता है डिस्कशन, कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है ना, डिस्कशन। अब देखिए, शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है। अर्थात शेरशाह सूरी की कौन कौन से क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, आप उन सभी उपलब्धियों को जो है क्या करना, पॉइंट वार आपको लिखना है उपलब्धियों को, और उनके द्वारा जो योगदान दिया गया प्रशासन के दृष्टिकोण से, सैनिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण में उन्होंने कौन सा योगदान दिया। और अब उसके साथ क्रिटिकली लिखा हुआ है, इसका अर्थ है उसके गुण दोष को भी चर्चा करना है कि अगर शेरशाह सूरी के द्वारा ये प्रशासनिक व्यवस्था किया गया तो इसमें दोष भी ये पाए जाते थे। अगर उन्होंने सैनिकों को ये सुविधा दिया तो सैनिकों में ये कमियां भी थी कुछ, और आगे की क्या रहा होगा इसको लेकर के आपको डिस्कशन करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन दी इंडियन नेशनल, तो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, है ना, ये सभी क्या है एक ही प्रकार के हैं। आपको इसके बारे में क्या लिखना है, फुल जो है क्या है लिखना है। अब आइए, बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी और हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया था। आप इसे कथन से कहां तक सहमत हैं, अर्थात कितने हद तक, व्हाट एक्सटेंट टू, याद रखिएगा इसका अर्थ वही है जो मैंने आपको बताया कि व्हाट एक्सटेंट टू आप इसके पक्ष में हैं, और अगर आप इसके पक्ष में नहीं है तो कितने जो है विपक्ष में है वो भी आपको लिखना होगा। अगर आप विपक्ष में हैं, अगर आप सकारात्मक पक्ष में हैं तो कितने हद तक पक्ष में है उसको क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग क्या कुछ है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय मौसम का वर्णन कीजिए। देखिए ज्योग्राफी में सिंपली वर्णन कीजिए कहा गया है। इसके अलावा भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण और उसके प्राकृतिक वनस्पति के अंतर संबंधों का वर्णन कीजिए। यहाँ भी देखिए सिंपली वर्णन करने के लिए कह रहा है, जो है आप कह सकते हैं कि डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। अब एक और सब आ गया, क्रिटिकली एवेल्युएट। एवेल्युएट का अर्थ क्या हो गया था, मैंने आपको बताया कि मूल्य आंकना, मूल्यांकन करना, किसी के महत्व को जो है आउटलाइन करना, दिखाना, उसको मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, और ये जो एवेल्युएट है, एवेल्युएट में अब क्या लग गया है ना, क्रिटिकली एवेल्युएट लग गया है। तो क्रिटिकली एवेल्युएट का सीधा वही अर्थ है, इसके गुण दोषों को भी आपको क्या करना होगा, बताना होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है, भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना और विकास में सहायक कारकों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, क्रिटिकली एवेल्युएट करना है। तो जो स्थापना और विकास में जो सहायक कारक है उससे कितना जो है इस उद्योग के जो है स्थापना और विकास में सहायक भूमिका निभा रहा है, और कितना जो है कमियां है उसको भी जो है क्या करना है, लिखना होगा। दोनों चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना होगा। डिस्कस, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, विवेचना करना, विस्तार से चर्चा करें। तो मैंने आपको विस्तार के बारे में बताया कि झारखंड में कोयले की उत्पत्ति और वितरण की, तो कोयले के उत्पत्ति और वितरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं को लिखना है कि कहाँ कहाँ कोयला उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ वितरित होता है। तो सारे पक्षों को आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, और आप एक उसके अंत में एक संतुलित उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार का प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार का आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में भी जो है कई ऐसे प्रश्न हैं जिसमें क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, ऊर्जा के प्रमुख अपनाने और विस्तारित से मदद करता है। एग्जामिन, देखिए यहाँ पे क्या करना, परीक्षण करना है। ठीक है, परीक्षण करना अर्थात आपको इसके डिफरेंट लेयर की जो है जांच करनी है, इसको क्या कहा गया ना, परीक्षण करना है।
भारत में सौर ऊर्जा की संभावना और चुनौतियों की जांच करें। तो सौर ऊर्जाओं के लिए जो संभावनाएं हैं और उसके साथ जो समस्या उन सभी संभावनाओं और सभी चुनौतियों को क्या करना होगा, आपको जांच करना होगा। ठीक है। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और विशेषताओं के स्थानिक वितरण पर चर्चा करें। देखिए डिस्कशन, सबसे ज्यादा डिस्कस मिलेगा और क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट, तो आपको पता ही है कि इसमें क्या करना, अंतर दिखाना है। इसके साथ साथ क्रिटिकली डिस्कशन मिल सकता है और क्रिटिकली एग्जामिन, ये याद रखिएगा, क्रिटिकली एग्जामिन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, क्रिटिकली एवेल्युएट पूछा जाता है। ठीक है। डिस्कस द मेजर कॉसेस ऑफ इरोजन इन द स्टेट्स, देखिए फिर से यहाँ क्या पूछा गया है, डिस्कस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास मगध सबसे शक्तिशाली महाजन के तौर पर उदय के कारणों का उल्लेख करना है ना, कौन कौन से कारण है उसका आपको क्या करना, उल्लेख करना है। गिव एन अकाउंट है ना, गिव एन अकाउंट मतलब उसके कारणों को क्या करना है, आपको लिखना है, इसके विभिन्न पहलुओं को लिखना है। गिव एन अकाउंट का अर्थ क्या है ना, किसी टॉपिक पर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देना है। ये उसी प्रकार का है, एक्सप्लेनेशन में जिस तरह से हम लोग देते हैं, डिस्क्राइब में जो देते हैं, ये भी वही है, गिव एन अकाउंट। किसी भी पॉइंट पर आपको डिटेल में क्या करना है, डिस्कशन करना है, उसको हम लोग कहते हैं गिवन अकाउंट। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारतीय इतिहास में विकसित हुए इंडो इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की चर्चा करें, तो ये डिस्कशन करने के लिए कहा गया है। तो इंडो इस्लामी वास्तुकला के विभिन्न पहलुओं को लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और फिर एक संतुलित उत्तर देना पड़ेगा। महात्मा गांधी के द्वारा अपनाए गए उन तरीकों और माध्यमों की चर्चा करें, यहाँ भी चर्चा करने के लिए कहा गया, तो डिस्कस का मैटर है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह की राजनीतिक और कृषि संबंधी विषय वस्तु की समीक्षा करें। देखिए समीक्षा, एसेस करने के लिए, तो एक तरह से क्या ना, एग्जामिन है ये। ठीक है, एग्जामिन करना है आपको, समीक्षा करना है, तो आपको इसके क्या करना है ना, आपके इसके डिफरेंट लेयर की समीक्षा करना है, परीक्षण करना है। ठीक है, आपको जाना है, गुण दोष के बारे में भी बताना है और गहराई से क्या करना है, उत्तर देना है। केवल नकारात्मक पक्ष लिखना है, बल्कि इसके गुण दोष दोनों पक्षों पर क्या करना है, लिखना है, समीक्षा। ठीक है। चलिए ज्योग्राफी की ओर जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ दिया गया है ना, कौन सा टैलेंटर वर्ड दिया गया है। ट्रांसफर में वंश और प्रसार अक्ष से आप क्या समझते हैं, पहला बात है। और इसका संबंध समुद्र तल प्रसार और पूरा चमकते से कैसे व्याख्या कीजिए, यहाँ पर कह रहा है व्याख्या कीजिए, तो अर्थात एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो आपको एक्सप्लेन के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन में क्या करना है ना, आपको जो है विवरण देना है। ठीक है, आपको पूर्ण रूप से जो है उसके बारे में जो है उसके सभी बिंदुओं पर क्या करना है, आपको डिटेल में लिखना है। झारखंड में जनसंख्या वृद्धि की व्याख्या कीजिए, देखिए फिर से आ गया व्याख्या। ठीक है, एक्सप्लेन का मैटर आ गया। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स, तो सारे मैटर्स को आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। एक्सप्लेन का अर्थ है सारे बिंदुओं पर आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो साथियों ये कुछ क्या था, याद रखिएगा, ये कुछ टैलेंडर वर्ड्स है जो आपको क्या करते हैं ना, दिशा निर्देशित करना है। आपको जो है ये बताता है कि किस दिशा में आपको प्रश्न को लिखना है और इन कीवर्ड्स को पकड़ना ही जो है जेपीएससी मेंस कहें या यूपीएससी मेंस कहें या किसी भी मेंस लेखन में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, और आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस में लाना है। और यही अंतर है एक एकेडमिक जो प्रश्न होता है और एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मेंस का प्रश्न होता है। मेंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है इस तरीके से पूछा जाता है कि आप इसके गहराई से जांच करें, गहराई से विश्लेषित करें, क्रिटिकली एग्जामिन करें, क्रिटिकली एनालिसिस करें। इन सभी शब्दों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है। तो एक बार साथियों अंततः मैं भी जो है अब क्या करेंगे ना, इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए एक संतुलित उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। और वो संतुलित उत्तर को लेकर के एक बार फिर से कह देते हैं कि जब भी किसी शब्द के आगे क्रिटिकल लगा हुआ रहेगा, याद रखिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं आलोचनात्मक या समालोचनात्मक, तो इसका कदापि अर्थ नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव को लिखना है, बल्कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोज एंड कॉइंस दोनों को लिखना है। सकारात्मक और नकारात्मक, पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को लिखते हुए आपको अपनी जजमेंट और राय देनी है और फिर उत्तर आपको अंत में एक कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। तो ये अर्थ होता है क्रिटिकली का। और क्रिटिकली में अगर बात किया जाए तो बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे क्रिटिकली कमेंट हो सकता है, क्रिटिकली एवेल्युएट हो सकता है, क्रिटिकली एनालाइज हो सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन हो सकता है। इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना होगा कि किस में क्या कहा जा रहा है और
थोड़े बहुत अंतर होते हैं इनमें। इन थोड़े बहुत अंतर को अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इन सभी चीज़ों पर क्या होगा, विस्तृत जानकारी जो है लेखन शैली में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगा। और जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, जिसके जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो कि इसी डायरेक्टिव या टैलेंडर वर्ड्स द्वारा निर्देशित होता है या दिशा निर्देशित किया जाता है, इसे आप लिखने में क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। और आपका जो लेखन शैली है वो एकेडमिक स्तर से अपने आप अलग हो जाएगा। तो ये बाय प्रैक्टिस से आता है। आपको इस बाय प्रैक्टिस को करना होगा। इन टैलेंडर वर्ड्स को लेकर के जो है आपको पहले दिमाग में डालना होगा कि ये टैलेंडर वर्ड्स महत्वपूर्ण है और ये हमें एक दिशा देता है, हमें अपने सीमाएं बताता है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितने अनुपात में लिखना है, और फिर आप उसी हिसाब से उत्तर अपना दें। तो साथियों, आज यही विषय लेकर के आप सबके सामने आए थे। टैलेंडर वर्ड्स, डायरेक्टिव वर्ड्स या पुछल्ले शब्द जो किसी भी उत्तर लेखन शैली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सभी विद्यार्थियों को जो आने वाले समय में मेंस लिखने जा रहे हैं उनको इन टैलेंडर वर्ड्स और पुछल्ले शब्दों का जो है क्या रहना चाहिए ना, विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसी हिसाब से अपने उत्तर को जो है क्या करना चाहिए ना, अपने उत्तर को जो है तैयार करना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में साथियों हिस्ट्री पेपर को लेकर के जो है हम आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग आप क्या ला रहे हैं ना, क्लासेस लाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ना ना भूले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।